अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थेराप्यूटिक्स का चैप्टर स्ट्रेचिंग। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी डेफिनेशन समझाऊंगी ताकि आपको एक अच्छा सा आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। ये जो डेफिनेशंस वगैरह ना, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे एसईक्यू में ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह से पहले समझना। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है ना, वो है मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी क्या है कि एबिलिटी कितनी है बॉडी की मूव करने की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है, इसको हम रेंज ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी जो पार्ट है बॉडी का सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो एल्बो जॉइंट है, ये कितना मोबाइल है, कितना ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये इसकी होती है रेंज ऑफ मोशन। फिर आ जाती है फंक्शनल मोबिलिटी। ठीक है, अब जो फंक्शनल मोबिलिटी है, इसका क्या मतलब है कि यानी कि एबिलिटी कितनी है बॉडी की कि वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये आ जाती है फंक्शनल मोबिलिटी। फिर आ जाती है, अच्छा, जो मोबिलिटी और फंक्शनल मोबिलिटी है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो ये सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी पे डिपेंड करती है और दूसरा ये डिपेंड करती है जॉइंट की इंटेग्रिटी कितनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी क्या होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, अब रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने के भी कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे ही तो नहीं ना रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यानी कि कोई भी यानी कि पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, वो काफ़ी अरसे से उसने कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं की अपनी किसी हाफ सेगमेंट ऑफ द बॉडी की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इमोबलाइजेशन की वजह से उसका जो वो वाला बॉडी का पार्ट होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, वो हाइपोमोबिलिटी हो जाती है उसकी, वो मूव ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। अब मैं आपको इसके फैक्टर्स बताती हूँ। ठीक है, बुक के अंदर इसका बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है इन फैक्टर्स का, आपने उधर से इनको अच्छी तरह देख लेना। तो फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, सबसे पहले तो आ जाती है इमोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, ये वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इमोबलाइजेशन, इमोबलाइजेशन की वजह से यानी कि काफ़ी अरसा हो गया, ठीक है, उसने मोबाइल ही नहीं किया, तो इसके अंदर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आ जाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर्स आ जाते हैं। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं ना, इसके अंदर आ जाता है, यानी कि क्या होता है कि अगर कोई कॉस वगैरह, ठीक है, ऑर्थोटिक्स वगैरह उसने उसको पहनाई हुई है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्चर हो गया किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो सर्जन होते हैं कॉस या ऑर्थोटिक्स वगैरह उनको पहना देते हैं ताकि जो बोन्स है ना, उसका जो फ्यूजन का प्रोसेस है ना और रिमॉडलिंग का वो हो सके। तो ठीक है, लेकिन वो तो कॉस्ट और ऑर्थोटिक्स उसके पहना देते हैं कि वो जो है ना उसकी जल्दी हीलिंग हो सके उस बोन की। लेकिन क्या होता है कि वो बोन क्या होती है, वो इमोबाइल हो जाती है। ठीक है, काफ़ी अर्सा तक वो क्या करती है, इमोबाइल रहने की वजह से उसकी जो मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, वो हाइपोमोबिलिटी में चली जाती है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। इंट्रिंसिक कौन कौन से होंगे, जैसे कि अगर उसको पेन है, ठीक है, तो पेन की वजह से वो अपनी पूरी रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसकी वजह से भी वो नहीं कर पा रहा। इन्फ्लेमेशन चाहे वो टेंडन्स के अंदर है या फिर मसल्स के अंदर है, फेशिया के अंदर है। ठीक है, उस वजह से भी पेन की वजह से क्या होगा कि वो अपनी पूरी रेंज ऑफ मोशन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक ये फैक्टर ये फिर आ जाता है, अगर कोई उसको डिसऑर्डर्स वगैरह, कोई डिजीज़ वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से भी नहीं वो कर सकता। स्किन डिसऑर्डर्स हो गए हैं, ठीक है, उस वजह से भी नहीं वो कर पा रहा। उसके बाद ये भी होता है कि अनकाइलोसिस हो जाए, ठीक है, फ्यूजन हो जाए आपस में बोन्स की। अनकाइलोसिस कहते हैं फ्यूजन को, यानी कि बोन्स की आपस में फ्यूजन हो जाए, या फिर कोई भी वो जो कहते हैं स्पर फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये आ जाता है इमोबलाइजेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है, पहला तो हो गया इमोबलाइजेशन, दूसरा फैक्टर आ जाता है
कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, यानी कि वो उसका ऐसा लाइफस्टाइल है कि वो उसके अंदर इनएक्टिविटी है, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। या फिर ये होता है कि पोस्चरल मेल अलाइनमेंट हो जाए उसको, ठीक है, उस वजह से नहीं वो अपनी पूरी रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा। ठीक है, तो ये सारी जो भी फैक्टर्स हैं ना, ये इसके अंदर रोल प्ले करते हैं इसकी इमोबिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और एक एंड पे आ जाता है फैक्टर या फिर पैरालिसिस हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं हाइपोमोबिलिटी के। ठीक है, कौन कौन से, पहले इमोबिलाइजेशन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका, ठीक है, फिर पैरालिसिस आ जाता है या फिर पोस्चरल मेल अलाइनमेंट है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये पार्ट प्ले करते हैं हाइपोमोबिलिटी के अंदर, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह देख लेना। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना, वो आ जाती है भाई स्ट्रेचिंग क्या होती है। ठीक है, अच्छा ये बहुत पूछते हैं ना, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भाई स्ट्रेचिंग होती है। तो इसमें क्या आ जाता है कि कोई भी यानी कि मसल वगैरह है, ठीक है, या फिर कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, ये क्या करते हैं, इनकी हो जाती है जब काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम से इमोबिलाइज किया है हमने कोई भी बॉडी का सेगमेंट, ठीक है, उसकी कोई भी हम मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहे उस सेगमेंट पे, तो क्या आ जाता है कि इमोबिलाइजेशन की वजह से अडोप्टिव मसल जो होते हैं ना, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, वो शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो मसल की जो है ना वो शॉर्टनिंग हो जाती है। अब स्ट्रेचिंग के अंदर जो हमारा पर्पज़ होता है ना, हमने क्या करना होता है कि हमने जो मसल शॉर्टनिंग के अंदर गए हुए हैं ना, उनकी हमने लेंथनिंग करानी है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है, इसके अंदर हम मसल की लेंथनिंग कराते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ताकि हम जो है ना सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं ना, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी गेन कर सकें, और दूसरा हम रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये दो हमने हमारे पर्पज़ होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई कोई भी जॉइंट है बॉडी का, ठीक है, उसको हम इजीली मूव करा सकें, उसको हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्बो जॉइंट को मूव कर रही हूँ तो ये स्मूथली मूव हो सके, इसके अंदर कोई भी मुझे रिस्ट्रिक्शन ना फेस करनी पड़े और ना ही मुझे कोई पेन फील हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली जो चीज़ आ जाती है वो है कि मसल की लेंथनिंग। ठीक है, मसल जितना ज़्यादा लेंथन होगा ना, उसकी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, और दूसरा आ जाता है इसका कि सॉफ्ट टिश्यू की कितनी एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक है, और तीसरा इसका फैक्टर आ जाता है कि जॉइंट की कितनी इंटेग्रिटी है। ठीक है, तो ये सारे इसके तीन आ जाते हैं, ये इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं कि बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जो इसका मसल टेंडन यूनिट है ना, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे ही हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो मसल्स होते हैं ना, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं और फिर दोबारा क्या करते हैं, रीगेन आ जाते हैं अपनी उसी पोजीशन के अंदर। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फोर्सेस जो भी अप्लाई हम कर रहे होते हैं ना, ये इसको बियर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये बंदा बड़ा फ्लेक्सिबल है। फिर आ जाती है नेक्स्ट, आ जाती है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है एक्टिव, सॉरी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये भी इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, जो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये क्या होती है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को हम कहते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को, यानी कि हम जो भी पेशेंट वगैरह है वो कितना एक्टिवली खुद से, यानी कि एक्टिव का क्या मतलब है, यानी कि वो खुद से अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है। ठीक है, और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ये डिपेंड करती है कि कितनी एबिलिटी है मसल की कॉन्ट्रैक्ट करने पे,
और दूसरा ये डिपेंड करती है कि सॉफ्ट टिश्यू की कितनी एक्सटेंसिबिलिटी है। अच्छा, जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अब ये पेशेंट खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा ना वो जाके भाई उसका कोई भी लिम्ब वगैरह उसको मूव कराएगा खुद से, ठीक है। खुद से वो नहीं कर पा रहा, जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना वो जाके उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये भी डिपेंड करती है सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं ना उनकी एक्सटेंसिबिलिटी पे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है ना वो आती है कंट्रैक्चर की, ठीक है। अब कंट्रैक्चर के अंदर क्या होता है, जो मसल टेंडन यूनिट होता है ना, ठीक है, इसकी क्या हो जाती है अडॉप्टिव शॉर्टनिंग, ठीक है। वही काफ़ी देर तक अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए तो क्या होता है कि मसल्स क्या करते हैं, वो अडॉप्टिव शॉर्टनिंग कर लेते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, या कनेक्टिव टिश्यू या फिर सॉफ्ट टिश्यू जो होती है ना उनकी एक्सटेंसिबिलिटी जो है ना वो लॉस हो जाए, ठीक है। वो रिजिड से हो गए हैं, ठीक है, इसका मतलब है वो रिजिडिटी उनकी हो गई है ज़्यादा, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा कि जो जब हम अब ये हमें पता कैसे कि चलता है, इन दोनों की वजह से तो हो तो गया कंट्रैक्चर, ठीक है, रिजिडिटी आ गई मसल के अंदर, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज और उन सब के अंदर आ गई है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जैसे ही हम पेशेंट की लिम्ब देखेंगे ना, या हम उसको एक्टिव स्ट्रेच देंगे या हम उसको पैसिव स्ट्रेच देंगे, तो क्या होगा कि हमें फील होगी, रिस्ट्रिक्शन फील होगी, ठीक है। यानी कि उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो पूरी नहीं आ पा रही होगी, हमें रिजिडिटी फील होगी, ठीक है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो कंट्रैक्चर है ना, तो ये मसल टेंडन की शॉर्टनिंग और सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी जो है ना वो कम होने की वजह से ये जो है ना ये कंट्रैक्चर बन चुका है, ठीक है। और जो इस जो बुक में है ना उन्होंने बताया हुआ है कि कंट्रैक्चर और टाइटनेस में ना डिफरेंस होता है। जो टाइटनेस होती है ना इसमें सिर्फ माइल्ड सी मसल शॉर्टनिंग होती है, ठीक है, लेकिन कंट्रैक्चर के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो मसल शॉर्टनिंग हो चुकी होती है और सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी होती है, ठीक है। अब लोकेशन के हिसाब से कंट्रैक्चर का उन्होंने आगे बताया हुआ है कि लोकेशन क्या नाम है वो किस तरह डिपेंड करती है कंट्रैक्चर के ऊपर, ठीक है। अब अगर मेरी जो भी एल्बो है ना वो एक्सटेंड नहीं हो पा रही, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे के आप समझा रही हूँ कि अगर मेरी एल्बो फॉर एग्जांपल एक्सटेंड नहीं कर पा रही, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये नहीं होगा कि मेरे एक्सटेंसर जो है ना वो शॉर्टन हो गया जिसकी वजह से मेरी जो एल्बो है ना वो एक्सटेंड नहीं कर पा रही। इसका क्या मतलब होता है कि जो मेरे फ्लेक्सर मसल्स है ना उनके अंदर उनकी शॉर्टनिंग हो चुकी हुई है, वो कंट्रैक्चर में जा चुके हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी एल्बो जो है ना वो एक्सटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमेशा जो है ना वो मूवमेंट के ऑपोजिट, आपने ये कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा ना आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो एंटेगोनिस्ट मसल्स होंगे ना उनकी शॉर्टनिंग होगी, ठीक है, और उनके अंदर कंट्रैक्चर डेवलप होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो लेग है ना वो एबडक्ट नहीं कर पा रही, तो इसका ये नहीं मतलब कि मेरी जो कंट्रैक्चर्स है ना वो एबडक्टर्स में होने की वजह से जो है ना ये मेरी लेग एबडक्ट नहीं कर पा रही, बल्कि कंट्रैक्चर कहाँ पे डेवलप हुआ होगा, अडक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो कंट्रैक्चर हम कहेंगे कि अडक्टर्स का हुआ हुआ है, ठीक है। और फिर हम क्या कराएंगे, उनकी लेंथनिंग कराएंगे अडक्टर्स की। अच्छा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंट्रैक्चर, ठीक है। कंट्रैक्चर की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एससीक्यू के तौर पे भी आ जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो टाइप्स ऑफ कंट्रैक्चर, जो सबसे पहली टाइप आ जाती है ना इसके अंदर वो है मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर, ठीक है। मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर, ठीक है। मायोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, मसल, ठीक है, मसल का कंट्रैक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मसल टेंडन यूनिट होता है ना ये क्या करते हैं, ये शॉर्टनिंग में चले जाते हैं, इनकी क्या हो जाती है अडॉप्टिव शॉर्टनिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी, नो पैथोलॉजी, ठीक है, इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती, ठीक है। ये किसकी, इसकी रीज़न क्या होती है, इसमें क्या होता है जो नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स होती है ना
ठीक है, वो डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर यानी कि मसल्स के का कंट्रैक्चर। अच्छा, ये तो पहली टाइप होगी। जो सेकंड टाइप है ना इसकी, वो है सूडो मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर। ठीक है, सूडो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। और मायोस्टैटिक का क्या मतलब है? मसल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? फॉल्स मसल का कंट्रैक्चर, इसका अब क्या मतलब है? यानी कि बज़ाहिर हमें देखने से लग रहा होता है कि ये मसल का कंट्रैक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी वजह क्या होती है कि कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लयन होता है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पता है कि अगर कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लयन हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है? मसल्स जो होते हैं ना वो स्पेस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, रिजिड हो जाते हैं। उनकी क्या हो जाती है? हाइपर, उनकी जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? हाइपर टोनिसिटी हो जाती है उन मसल्स की। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? स्पेस्टिक हो जाते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या लग रहा होता है? हमें लग रहा होता है कि ये मसल का कंट्रैक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई भी लयन हो जाए, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लयन की वजह से ये क्या हो जाता है? जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, उनकी टोन ज़्यादा हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं? स्पेस्टिक हो जाती हैं। स्पेस्टिक का क्या मतलब होता है? रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और हमें लग रहा होता है भाई ये मसल का कंट्रैक्चर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और दूसरा ये होता है पेन की वजह से भी हो सकता है ये सूडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर, मसल गार्डनिंग की वजह से भी, या फिर स्पैज़म की वजह से भी ये सूडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, इसकी जो थर्ड टाइप है ना वो ये है आर्थ्रोजेनिक एंड पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर। अच्छा, आर्थ्रोजेनिक का क्या मतलब है? इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी। अच्छा, इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी का क्या मतलब है? यानी कि जॉइंट के अंदर, जॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, उनकी वजह से जो पैथोलॉजी होती है ना उसको हम कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी। ठीक है, अब जॉइंट के अंदर क्या क्या होती है? ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, अगर उसकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, फिर आ जाता है एडियंस, अगर जॉइंट के अंदर बन जाए उसकी वजह से हो जाता है आर्थ्रोजेनिक कंट्रैक्चर। ठीक है, फिर यहाँ ये हो के जो भी ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होने लग पड़ती है बोन के अंदर, बोनी क्या नाम है, ग्रोथ होने लग पड़ती है, इसको हम कहते हैं बोनी स्पर्स फॉर्मेशन होने लग पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आर्थ्रोजेनिक कंट्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आ जाता है पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर। अच्छा, पेरी आर्टिकुलर यानी कि आर्टिकुलर कंट्रैक्चर मतलब यानी कि ये जॉइंट के अंदर, ये आर्टिकुलर सर्फेसिस के अंदर। लेकिन पेरी का क्या मतलब है? कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस के इर्द गिर्द जो पेरिफ्रीज है ना उनका कंट्रैक्चर। अब पेरिफ्रीज के अंदर क्या क्या पड़े होते हैं आपको पता ही होगा। सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एक पूरा जॉइंट कैप्सूल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर जॉइंट कैप्सूल या फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर लॉस हो जाए, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, वो लॉस कर दें अपनी मोबिलिटी वगैरह को, तो उसकी वजह से जो कंट्रैक्चर होता है ना उसको हम कहते हैं पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर। ठीक है, यानी कि जो भी आर्टिकुलर सर्फेसिस के इर्द गिर्द जो पेरिफ्रीज में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी वजह से अगर कोई कंट्रैक्चर हो जाए तो उसको हम पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर कहते हैं। और आर्थ्रोजेनिक क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी, यानी कि अंदर, जो अंदर है ना, पहले तो पेरिफ्रीज में जो है ना वो पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर, लेकिन आर्थ्रोजेनिक का क्या मतलब है? कि जॉइंट के अंदर। अब हमें पता है कि जॉइंट के अंदर क्या क्या होती हैं। ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेसिस के दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, उसकी प्रोलिफरेशन हो जाए या फिर एडियंस बन जाए, या फिर बोन जो है ना वो आर्टिकुलर सर्फेसिस वाली जो जगह होती है वहाँ से ही बोनी ग्रोथ होने लग पड़े, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लग पड़ी है, बोनी स्पर्स बनने लग पड़े हैं। ठीक है, तो ये होती है थर्ड टाइप। जो फोर्थ टाइप होती है ना, फिब्रोटिक
कंट्रैक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो फिब्रोसिस है ना, इस फिब्रोटिक का मतलब होता है कंट्रैक्चर का कि फिब्रोसिस हो गया, यानी कि जो भी मसल्स के फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर चेंजिंग आ जाती है, वो बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ठीक है, वो जो बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आपस में अडेरेंस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और वो क्या कर देते हैं, ठीक है, एक रिजिड सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फिब्रोसिस हो गई या फिब्रोटिक कंट्रैक्चर बन गया है। तो ये सबसे खतरनाक कंट्रैक्चर होता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कोई भी, ठीक है, इरिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि सर्जरी के बगैर हम इसको ठीक ही नहीं कर सकते। बाकी ये जो तीन कंट्रैक्चर्स हैं, मायोस्टैटिक, सूडोमायोस्टैटिक, आर्थ्रोजेनिक और पेरियार्टिकुलर कंट्रैक्चर, इनको हम स्ट्रेचिंग करके दोबारा इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन कंट्रैक्चर्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो फिब्रोटिक कंट्रैक्चर होता है ना, ये ठीक नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है हमें। फिर हम ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी फिब्रोसिस हो चुकी होती है, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये टॉपिक्स जो मैंने कवर करवाए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।